हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य एकेडमी। माई सेल्फ इज कुणाल पंड्या और आज हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं हीट ट्रांसफ़र। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज़ हीट ट्रांसफ़र। कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे और चिंता मत करो, एमसीक्यूज़ के साथ में उसके डिटेल में फॉर्मूला भी कराता रहूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू नंबर 1। आपके पास वर्कशीट्स होगी और वर्कशीट्स के ये सारे क्वेश्चन हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The first question is the rate of emitted radiation from perfect black body at 500 Kelvin temperature is proportional to। ठीक है, ये 500 डिग्री सेल्सियस 500 केल्विन पे जो हीट एनर्जी बाहर निकलेगी इन चारों में से किसके साथ प्रपोर्शन में होगी, ये हमको फाइंड करना। देखो 500 तो दिया हुआ ही है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी रेडिएटेड एंड टेम्परेचर। याद रखना इक्वेशन बहुत ईजी है, W इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेस टू 4। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हीट रेडिएशन। ठीक है, हीट जो रेडिएट होता है पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी बाहर आती है उसका इक्वेशन है ये। ओके, वेयर W इज व्हाट हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड इन यूनिट टाइम, और वी कैन से एनर्जी रेडिएटेड, इट इज द हीट एनर्जी रेडिएटेड इन यूनिट टाइम। सिग्मा क्या होता है, इट इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सॉरी, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ई होता है एमिजिविटी, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। याद रखना ब्लैक बॉडी अगर बोला हो तो बाय डिफॉल्ट में एमिजिविटी 1 ही ले लेनी है। ठीक है, हाँ अगर मान लो कोई वैल्यू स्पेसिफाई की हो तो वो वैल्यू ले लेना। ए इज़ द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो एटमोसफियर के साथ या फिर आजू बाजू की जो भी सिस्टम है उसके साथ कॉन्टैक्ट में जो एरिया होगा दैट इज़ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड इज व्हाट टेम्परेचर। हमको तो ये देखना है कि जो हीट एनर्जी रेडिएटेड हो रही है वो किसके साथ प्रपोर्शन में। वी कैन राइट W इज प्रोपोर्शनल टू T⁻⁴, इसीलिए हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा 500⁻⁴। ठीक है, फॉर्मूला खास ही याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये, कंसीडर अ कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट। देखो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, स्लैब दे देते फिर बोलते ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, हमको उसका रिजल्टेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। सी आप लोगों का 12th स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर वाले एमसीक्यूज किए हुए। ठीक है, सो जो कैपेसिटर के लिए होता है वही इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर और ये जो कंडक्टिविटी होती है वो सेम तरह से काम करेगी, एंड जो रेजिस्टेंस है वो उसकी तरह, यानी हीट रेजिस्टेंस एंड हीट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट कंडक्टिविटी यू हैव टू फॉलो द दैट मेथड ऑफ कैपेसिटर। ओके, चलो बता देता हूँ कैसे करना है। पहले मैं सीरीज़ के लिए बता देता हूँ। अगर मान लो दो कंडक्टर दिए हो सीरीज़ कनेक्शन में, जैसे ये यहाँ का टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर है T2। ओके, इसकी कंडक्टिविटी है K1, इसकी कंडक्टिविटी है K2, देन इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी K1 K2 बाय K1 प्लस K2, सॉरी 2 K1 K2 बाय K1 प्लस K2। ठीक है, दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कैसे फाइंड होता है, देखो ये कुछ ऐसे होता है। ये इसका रेजिस्टेंस क्या बोल सकते हैं, देखो सीरीज कनेक्शन में तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला का तो इट इज L बाई के। बट यहाँ पे लेंथ टोटल हो जाएगी, इट विल बी 2L। मान लो एक की लेंथ है L तो दोनों की होगी 2L, तो R इज इक्वल टू L बाई के। आई कैन राइट 2L बाय के ए इज इक्वल टू L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A। ये इसमें लेंथ सबकी सेम है इसलिए L कट हो जाएगा, A भी कट हो जाएगा, विल गेट 2 बाई के is equal to 1 by K1 plus 1 by K2. Therefore, we can write 2 by K is equal to K1 plus K2 by K1 K2. Therefore, equivalent conductivity का इक्वेशन हो जाएगा 2 K1 K2 by K1 plus K2। फॉर्मूला याद रखना, जैसा कैपेसिटर में करते हैं वैसे ही, बट यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 2 विल बी देयर, उसको मत भूलना। तो K इज इक्वल टू 2 K1 K2 बाय K1 प्लस K2। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर द सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन हो तो आपको इस तरह से करना है। और अगर बोला हो पैरेलल कनेक्शन, ओके पैरेलल कनेक्शन आ चुका है, एक बार नीट आई थिंक 2013 का पेपर उठा के देख लो, शायद उसमें ही है। सो इफ दिस इज K1 एंड K2, यहाँ का टेम्परेचर है T1 एंड T2। इन दिस केस जो फॉर्मूला होगा कुछ ऐसे फाइंड करना पड़ेगा।
R इज इक्वल टू R1 R2 बाय R, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं 1 बाय R विल बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बाय R यानी तो L बाई के ए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा L बाई के, टोटल एरिया यहाँ पे जो होगा वो डबल हो जाएगा। देखो मान लो ये एक जो कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ओके, इसका भी एरिया है सपोज ए, सो इन दिस कंडीशन टोटल एरिया हो जाएगा 2a, ओके। तो कैन L बाई के इंटू ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2a इज इक्वल टू R1 की जगह क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इट इज़ L1 बाई K1a, और यहाँ पे लिखेंगे L2 बाई K2a। ये पैरेलल कनेक्शन में जनरली लेंथ सेम होती है, ओके, एरिया भी सेम है, देयरफॉर रिजल्टेंट के की वैल्यू होगी के विल बी K1 प्लस K2, ओके, बाई 2 को नहीं बोलना है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई 2, दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन के लिए ये होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ो। दो कंडक्टर्स दिए हुए, कंडक्टिविटी है के और दूसरे की है 2k, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, ठीक है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे, अभी यहाँ पे बोला हुआ नहीं है कि भाई कैसा है, एक्चुअली इसमें डायग्राम मिसिंग है। डायग्राम कुछ ऐसा होगा इसका, एक्चुअली दे आर गिवन इन सीरीज कनेक्शन, यहाँ पे k और यहाँ पे 2k, दोनों सीरीज कनेक्शन में दिए हुए। अगर सीरीज कनेक्शन में दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा, वी हैव टू टेक इक्विवेलेंट कंडक्टिव विल बी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2, यानी 2k1 k2, 2k1 k2 की जगह 2k है, बाय k1, ये k डैश बोलना पड़ेगा नहीं तो कट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 यानी k प्लस 2k, दैट विल बिकम 4k स्क्वायर बाय 3k, ये कट हो जाएगा, विल गेट 4k बाय 3, तो अवर आंसर विल बी ए, दैट इज 4k बाय 3, ठीक है। दिस वॉज MCQ नंबर 2। अब देखते हैं MCQ नंबर 3। सी MCQ नंबर 3 जो है वो ये ग्राफ के बेसिस पे है कि भाई अगर किसी भी चीज़ को गर्म कर देते, ठीक है, जैसे मैंने पानी को गर्म कर दिया, जैसे दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज टाइम, ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो अगर पानी का टेम्परेचर है हाईएस्ट, बॉइलिंग अगर वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे से ही मैं जैसे ही रख देता हूँ, यानी मीन्स मैं वो जो गैस स्टव है या फिर हीट सोर्स है, अगर मैं उसको बंद कर देता हूँ तो धीरे धीरे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा लेकिन टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है, टाइम के साथ टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इट गोज लाइक दिस। ये ग्राफ का मीनिंग ये होता है कि दैट फॉर इनिशियल टाइम, ठीक है, इनिशियल टाइम में क्या होता है, अगर मान लो मैं इतना सा टाइम ले लेता हूँ इधर, और याद रखना ये जो टाइम लिया हुआ है उतना ही टाइम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके। अब ये दोनों टाइम स्लॉट सेम है, जैसे ये 5 मिनट है और ये भी 5 मिनट है, ठीक है, यहाँ पे मैं मिनट ले लेता हूँ और ये दोनों 5 मिनट्स है। अगर ये दोनों 5 मिनट्स है, सो फॉर दैट बोथ द 5 मिनट टाइम स्लॉट द चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर देखें तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर अगर हम लोग फाइंड करें बोलो बहुत कम होगा, ओके, टेम्परेचर चेंज विल बी वेरी लेस। अगर यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड करें तो बहुत ही कम मिलता जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे टेम्परेचर के कम होने का रेट भी कम होता जाएगा। टेम्परेचर से सुना ध्यान से, जैसे मान लो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 से 95 तक आने में बहुत कम टाइम लगता है, बट 95 से जब 90 जाएगा तो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। वैसे जैसे जैसे वो रूम टेम्परेचर के नज़दीक जाएगा वैसे वैसे उसको टेम्परेचर डिक्रीज़ होने का रेट है वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 80 से 75 होने में टाइम दिया हुआ ऐसा, 80 से 75 होने में टाइम लग रहा है T1, 75 से 70 में लग रहा है T2, और 70 से 65 होने में लग रहा है T3, ओके। तो ऑब्वियसली कौन सा टाइम ज़्यादा होगा, ये देखो, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता जाएगा, तो T3 जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, T2 उससे कम और T1 सबसे कम। बहुत ही कम टाइम में टेम्परेचर 80 से 75 हो जाएगा, ओके, कंपेयर टू 70 एंड 65। सो हमारा आंसर होगा ये। ग्राफ याद रखना, ओके, ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप से ही फाइंड होता है, ओके। सो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 8, 2 spheres of the same material have radii 1 मीटर एंड 4 मीटर, यानी R1 दिया हुआ है 1 मीटर, R2 दिया हुआ है 4 मीटर, दो मटेरियल दिए हुए हैं, और टेम्परेचर दिया हुआ है पहले वाले का 4000 केल्विन और दूसरे वाले का दिया हुआ है 2000 केल्विन, ठीक
ओके, दिस इज द डेटा गिवन टू अस, ओके, T1 एंड T2, R1 एंड R2 ऐसा कुछ दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाय फर्स्ट स्फीयर टू दैट ऑफ सेकेंड स्फीयर, यानी एनर्जी रेडिएटेड यानी W1 बाय W2, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट स्फीयर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्फीयर, उन दोनों के W1 बाय W2 फाइंड करना है। W का अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला ऑफ W इज इक्वल टू सिग्मा EA T⁴। अगर मुझे रेडियस के टर्म्स में चाहिए हो फॉर्मूला, आई हैव टू राइट W इज इक्वल टू सिग्मा E एरिया, यानी इट इज 4 पाई R स्क्वायर, स्फीयर बोला हुआ इसलिए, तो आई राइट 4 पाई R1 स्क्वायर T⁴। अभी R1 नहीं रखते, R ही रखते हैं। तो इससे ये पता चलता है दैट हीट रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर T⁴। सो देयरफॉर W1 बाय W2 कितना हो जाएगा, विल बिकम R1 स्क्वायर T1⁴ डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर T2⁴। ओके, अब ये R1 बाय R2 की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं, विल गेट 1/4, उसका स्क्वायर करके रखें तो डायरेक्टली हो जाएगा 1/16। और T1 बाई T2 देखो ये 4/2 दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4/2, 0 0 को छोड़ो, कट ही हो जाने वाले ऐसे, रेज़-टू-4 नहीं भूल सकते। तो देखो भाई ये हो जाएगा 2 और 2⁴ कितना होता है 16, 16/16 हो जाएगा 1, इसलिए आंसर हो जाएगा 1:1। समझ में नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस वॉज MCQ नंबर 8। आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 9। द टेम्परेचर ऑफ सन वेयर टू इंक्रीज फ्रॉम T to 2T। तो टेम्परेचर पहले T1 है, T बाद में हो जाता है 2T, और रेडियस R से 2 और रेडियस बड़ा हो गया, यानी सन बड़ा हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ गया। पहले रेडियस था R, बाद में हो जाता है रेडियस 2R। द रेशियो ऑफ रेडियंट एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ टू व्हाट इट वाज प्रीवियसली, पहले जो थी उससे जो बाद में मिलेगी उसका रेशियो फाइंड करना है। ओके, फाइनली यानी हमको क्या फाइंड करना है, W2 डिवाइडेड बाय W1 फाइंड करना है। ओके, प्रीवियसली यानी इनिशियली, ओके इट्स W1 और पहले अब बाद में जो मिल रही है इट इज़ W2। चलो भाई W किसके साथ प्रोपोर्शन में, तो अभी हम लोगों ने देखा W इज प्रोपोर्शनल टू, पहले लिख देते इक्वेशन, W इज इक्वल टू सिग्मा EA T⁴। तो यू कैन W इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, R स्क्वायर T⁴, सॉरी R स्क्वायर T⁴। देयरफॉर W1 बाय W2 का क्या हो जाएगा, विल बिकम R1 स्क्वायर T1⁴ बाय R2 स्क्वायर T2⁴, दैट विल गिव, चलो भाई R1 बाय R2, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ R1 बाई R2, तो सोचो क्या होगा, 1/2, मैं डायरेक्टली 1/2 लिख रहा हूँ, उसका स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। R1 बाई R2, फिर बोलना मत समझ में नहीं आया, R1 बाई R2 जो है वो R1 बाई R2 इधर भी दिख रहा है, R1 और R2 दोनों है, उसका क्या हो जाएगा R/2R, स्क्वायर दिया हुआ है, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, 1/4 हो जाएगा। और T1 जो दिया हुआ है इट इज़ T, और T2 दिया हुआ है 2T, इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम, इसका भी स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, इट विल बिकम T⁴, स्क्वायर नहीं, फोर्थ पावर करके लिख रहा हूँ, और नीचे हो जाएगा 16 T⁴। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/64। 16 होता है। तो इनिशियल अपॉन फाइनल इज दिस मच, और हमको पूछा क्या हुआ है यहाँ पे, प्रीवियसली मिल रहा था उसके वाला रेशियो, यानी हमको फाइंड करना है W2 बाय W1, तो W2 डिवाइडेड बाय W1 कितना हो जाएगा, विल बी 64/1, सो आंसर विल बी 64। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ सिलिंड्रिकल रॉड हैविंग ए टेम्परेचर T1 एंड T2 एट इट्स एंड, यानी चलो भाई सिलेंडर फटाफट से बना दो, ऐसे क्वेश्चन में देर नहीं करनी चाहिए, जैसे जैसे डेटा मिले उसको एक्सट्रैक्ट करते रहो। T1 यहाँ पे टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर यहाँ पे, ठीक है। हीट फ्लो कितनी हो रही है, इट इज़ Q1, यहाँ से जो हीट फ्लो हो रही है इट इज़ Q1। इफ़ ऑल लीनियर डायमेंशंस आर डबल्ड, चलो इसमें लीनियर डायमेंशन कौन से हो सकते हैं, तो टेम्परेचर नहीं बट लेंथ इज़ द लीनियर डायमेंशन, और रेडियस या डायमीटर इज ऑल्सो वन ऑफ द लीनियर डायमेंशन, तो लेंथ भी हम लोग डबल कर रहे हैं, ओके और क्या बोलते हैं ये डायमीटर भी डबल कर रहे हैं, एंड वी आर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट,
तो बाद में जो हीट फ्लो होगी वो कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपको एक फॉर्मूला भी रिफ्रेश हो जाएगी जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। दैट फॉर्मूला इज हीट ट्रांसफर्ड इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाई एल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है? याद नहीं तो कोई बात नहीं, अभी बता दिया मैंने। Q/T इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाई एल। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन यूनिट टाइम। इससे ये पता चलता है दैट Q/T इज प्रोपोर्शनल टू, चलो एरिया यानी रेडियस का यानी पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आई कैन राइट डायमीटर का स्क्वायर, या फिर अगर मैं रेडियस भी लिख दूँ तो रेडियस का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। लेंथ भी हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर, एल ही होगा यहाँ पे, स्क्वायर क्यों होगा। सो Q/T इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई एल। सो इनिशियली ये जो Q/T एज अ होल इट इज गिवन टू बी Q1 बाई Q2, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर बाय L1 बाय R2 स्क्वायर बाय L2। अब हमको ये बोला हुआ कि जो फाइनल R एंड L है वो डबल करना है। ठीक है, अगर मैं डबल कर देता हूँ तो ऐसा होगा R1 स्क्वायर बाय L1, ये तो वही रहेगा। R2 की जगह क्या लिखेंगे, उसका R1 का डबल, यानी R1 का डबल कितना होगा, विल बी 2R1 का स्क्वायर यानी 4R1 स्क्वायर बाय L2। ये R1 स्क्वायर कट हो जाएंगे, L2 नहीं, ये हमको ये लिखना पड़ेगा 2L1 बिकॉज ये भी तो डबल करना है 2L1। ये L1 भी कट हो जाएगा, विल गेट 1/2। सो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 1/2। तो Q2 की वैल्यू होगी, इट विल बी 2 टाइम्स Q1। ओके, सो आवर आंसर विल बी 2 टाइम्स Q1। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द रेडिएशन एमिटेड बाय अ स्टार A इज 10,000 टाइम्स दैट ऑफ सन। यानी चलो भाई ये में A यानी हमारे लिए स्टार होगा एंड B जो है वो है हमारा सन। ओके, तो अब ये दिया हुआ है रेडिएशन एमिटेड बाय A, सॉरी रेडिएशन एमिटेड बाय A दैट इज QA इज इक्वल टू 10,000 टाइम्स, आई कैन राइट 10⁴ टाइम्स दैट ऑफ B। ठीक है, तो रिलेशन कुछ ऐसा है कि अगर सन का जो सरफेस टेम्परेचर है और वो स्टार का जो टेम्परेचर वो दिए हुए हमको फाइंड करना है दोनों के रेडियस का रेशियो। यू वांट टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ द रेडियाई। चलो भाई Q दिया हुआ है, Q का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा E/T⁴। आई कैन राइट सिग्मा EA, एरिया अलग होंगे, ATA⁴ इज इक्वल टू 10⁴ टाइम्स सिग्मा EA BTB⁴। समझ में आया, दोनों साइड मैंने Q का फॉर्मूला लगाया। ओके, W भी बोल सकते हैं उसे। तो ये सिग्मा E तो कांस्टेंट ही रहेगा बिकॉज बोथ आर ब्लैक बॉडी एंड सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ओके, ये तो कट ही हो जाएगा। चलो A का एरिया कितना होगा, इट विल बी 4 पाई RA स्क्वायर। टेम्परेचर ऑफ A, चलो टेम्परेचर ऑफ A कितना, इट इज 6,000, नहीं ये सन का टेम्परेचर दिया हुआ 6,000, स्टार का टेम्परेचर दिया हुआ है 2,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,000⁴ इज इक्वल टू 10⁴ टाइम्स व्हाट इज एरिया ऑफ B, वी कैन गेट 4 पाई RB स्क्वायर। टेम्परेचर ऑफ B, ओके, टेम्परेचर ऑफ B यानी टेम्परेचर ऑफ सन, सन का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 6,000⁴, इसमें 4 पाई कट हो जाएंगे, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ आई कैन राइट, और ये 0 कट कर देते, ठीक है, तो आई कैन राइट RA 2⁴ स्क्वायर हो जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँ 4 होता है, इज इक्वल टू 10⁴ का रूट क्या होता है, 10⁴ मैं पूरा रूट ले रहा हूँ, ध्यान देना, और RB होगा, RB का स्क्वायर होगा RB, और ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 36, सो ये हो जाएगा इधर 9, तो 900 होगा, वी कैन राइट RA इज इक्वल टू 900 टाइम्स RB। ओके, तो रेशियो ऑफ स्टार अपॉन सन, तो रेशियो ऑफ स्टार यानी A बाय सन कितना होगा, इट विल बी 900, सो आवर आंसर विल बी 900:1। ओके, देखते हैं नेक्स्ट MCQ। ऐसा दिया हुआ है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एट दिस मच टेम्परेचर इज दिस मच। ओके, यानी एक ब्लैक बॉडी है और उसमें से जो रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं
उसका जो वेवलेंथ है इट इज़ दिस मच माइक्रोमीटर। इफ मून इज़ कंसिडर्ड एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, मून को अगर मैं ब्लैक बॉडी बोल देता हूँ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और इट फ्रॉम इट इज़ 14.35 माइक्रोमीटर, यानी कुछ वेवलेंथ दी है मून में से जो बाहर निकलते हैं उसकी। व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ मून, यानी मून में से जो रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं उसकी अगर हमको वेवलेंथ पता हो तो मून का टेम्परेचर कितना होगा ये फाइंड करना है। सो इसके लिए हम लोग एक रूल लगा सकते हैं, ये एमसीक्यू इसीलिए रखा हुआ है कि आपको ये वाला फॉर्मूला पता चले, तो फॉर्मूला ऑफ विन, ओके, विन्स लॉ, इसको विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू विन्स लॉ लैम्बडा इंटू टी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये हम लोग लिख सकते हैं λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2। ओके, चलो भाई, पहले वेवलेंथ कितनी दी है 1.75 माइक्रोमीटर इंटू 10⁻⁻⁶। चलो तब टेम्परेचर कितना है 1640 इज इक्वल टू λ2 कितना है 14.35 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻⁶, और टेम्परेचर कितना है भाई वही तो फाइंड करना है हमको T2, ठीक है। 10⁻⁶ कट हो जाएगा, ये उस तरफ ले जाओ, तो 1.75 इंटू 1640 डिवाइडेड बाय 14.35 होगा, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 200 के आसपास आ रहा है। सो आवर आंसर विल बी 200 केल्विन, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 25। एब्जॉर्बिंग एंड एमिटिंग पावर्स ऑफ अ बॉडी आर 8, 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। ये जो है वो आपको एमिसिविटी की फॉर्मूला देगा, ठीक है, ये समझने के बाद। देखो एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर दिया हुआ है 10 एंड एमिटिंग पावर दिया हुआ है 8। हमको फाइंड करना है एमिसिविटी, क्या फाइंड करना है, देन सी परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो तो एमिसिविटी 1 होती है, बट यहाँ पे अगर ये कंडीशन हो तो वो ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एमिसिविटी की फॉर्मूला क्या होती है, इट इज एमिटिंग पावर डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बिंग पावर। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला के लिए एमसीक्यू रखा हुआ है, बाकी तो कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ई क्या हो जाएगा, एमिटिंग पावर है 8, एब्जॉर्बिंग पावर है 10, आंसर विल बिकम 0.8, ठीक है। तो अवर आंसर विल बी 0.8, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, द लास्ट एमसीक्यू, ये असर्शन रीजनिंग नीट वालों के लिए खास रखा हुआ है। इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हीट रेडिएट होना यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होते हैं, ठीक है। सन की जो एनर्जी अपने अर्थ तक आती है दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, बीच में कोई मीडियम नहीं होता। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, चलो सही बात है, ओके, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, मीडियम के बिना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट हो सकते हैं, ओके। सो अब देखते हैं, देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो सही है, ठीक है। इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका रीज़न ये है मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये उसका रीज़न नहीं है, ठीक है। दोनों है सही, बट फर्स्ट वन जो है वो उसका रीज़न नहीं है। तो इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो इसीलिए होता है बिकॉज वो जो डायपोल्स होते हैं वो ऑसिलेट होते हैं, और ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते और वो प्रोपोगेट होते हैं, ठीक है। सो yes, both are true but reason is not correct the explanation for assertion, तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। So that was all for today's lecture, thank you, wait for such more videos, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। So thank you।